हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूट क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडोसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें हमने पढ़ा मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोजले का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया उस समय अपरमाणविक यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अपरमाणविक कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। अतः उन्होंने परमाणु भार को मुख्य गुण माना। 20वीं सदी के आरंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की जानकारी के बाद 1913 में हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों को अधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने परमाणु क्रमांक को मुख्य गुण माना, परमाणु क्रमांक को आधार लिया। इस प्रकार मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया। तो मोजले का आवर्त नियम क्या है? मोजले का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम, इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते थे। मोजले ने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक की जानकारी किसने दी? मोजले ने दी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। तत्वों के रासायनिक गुण किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। अतः परमाणु क्रमांक को आधार लिया। आवर्त सारणी का यह रूप बहुत ही सरल तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी की तुलना में ज्यादा विस्तृत है। अतः इसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 36 खाने, 36 पंक्तियां कितनी है? 7। मेंडलीव में 6 थी, 6 आवर्त थे। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने? 18। मेंडलीव की में कितने थे? 8 थे, बाद में एक जोड़ा गया, 9 हो गए थे। प्रथम आवर्त, जो 7 आवर्त है, कौन कौन सा? प्रथम आवर्त ये अति लघु आवर्त है। इसमें केवल 2 तत्व रखे गए हैं, हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम, एटॉमिक नंबर 1 to 2, 1 से 2 तक, परमाणु क्रमांक 1 और 2। द्वितीय आवर्त जो लघु आवर्त है, इसमें 8 एलिमेंट रखे गए हैं, 8 तत्व रखे गए हैं, एटॉमिक नंबर 3 to 10, लिथियम से लेकर नियोन तक। थर्ड आवर्त में ये भी लघु आवर्त है, इसमें भी 8 तत्व रखे गए हैं, सोडियम 2 ऑर्गन 11, एटॉमिक नंबर 11 to 18। तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन जितने कोषों में भरे जाते हैं, ये कैसे पता लगाएं कि कोई भी तत्व किस आवर्त का है? तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन जितने कोषों में भरे जाते हैं वह उसी आवर्त का सदस्य होता है। जैसे सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हम बता सकते हैं, 281, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 आते हैं, तीसरे में 1 बचा हुआ, तीसरे में जाएगा। तो टोटल 3 कोषों में भरेगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तीसरे आवर्त का सदस्य है सोडियम। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन 3 कोषों में भरे जाते हैं, अतः यह तीसरे आवर्त का सदस्य है। चतुर्थ आवर्त एक दीर्घ आवर्त है, इसमें 18 तत्व रखे गए हैं, एटॉमिक नंबर 19 to 36, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। चतुर्थ आवर्त से डी कक्षक भी शामिल हो जाते हैं। तो डी एलिमेंट्स
जब आएंगे तो सीरीज बनती है 3D सीरीज। पंचम आवर्त ये भी दीर्घ आवर्त है, इसमें भी 18 तत्व रखे गए हैं। एटॉमिक नंबर 37 to 54, रुबिडियम टू जीनोन। इसमें डी कक्षकों की कौन सी सीरीज आएगी? 4D सीरीज। छठा आवर्त कौन सा आएगा? अति दीर्घ आवर्त। इसमें 32 एलिमेंट रखे गए हैं। एटॉमिक नंबर 55 to 86, सीजियम टू रेडॉन। छठे व सातवें आवर्त में एफ कक्षक भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक तो इसमें डी सीरीज चलेगी 5D सीरीज, और एफ सीरीज शुरू होगी कौन सी? 4F वाली। उसके बाद सातवें आवर्त में ये भी एक अति दीर्घ आवर्त है, इसमें भी 32 तत्व रखे जा चुके हैं। एटॉमिक नंबर 87 to 118, 118। तो इसमें एक तो डी सीरीज आएगी 6D और एफ सीरीज आएगी 5F। अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो एक आवर्त सारणी को देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को, दीर्घ आवर्त सारणी को। तो जैसे इसमें बता रखा है, पहले आवर्त में 2 ही तत्व, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे में है 8 तत्व, लिथियम से नियोन तक। तीसरे में है सोडियम से लेकर आर्गन तक 8 तत्व हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। चौथे में है पोटेशियम से लेकर 36 क्रिप्टॉन तक 18 तत्व हैं। पांचवें में रुबिडियम से लेकर 37 से 54 तक जीनोन तक, इसमें भी 18 तत्व हैं। छठा आवर्त अति दीर्घ आवर्त है, इसमें 32 तत्व रखे गए हैं। सीजियम टू रेडॉन, जिसमें ये लैंथेनाइड भी आ जाते हैं। सातवां आवर्त भी अति दीर्घ आवर्त है, इसमें भी 32 तत्व रखे गए हैं। एटॉमिक नंबर 87 to 118, इसमें ये एक्टिनाइड भी आ जाते हैं, जो एफ श्रेणी के तत्व हैं, 4F 5F श्रेणी के तत्व। तो ये है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। तो इसमें 7 आवर्त हैं। ये पहला आवर्त हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा आवर्त लिथियम से नियोन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 आवर्त हैं। ये इनको अलग से स्थान दिया गया है लैंथेनाइड एक्टिनाइड को। लैंथेनाइड आते हैं छठे आवर्त में, एक्टिनाइड आते हैं 7वें आवर्त में। 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ऊर्ध्वाधर खाने स्तंभ 18 वर्ग हैं, 18 समूह हैं। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 या 0 ग्रुप। फर्स्ट इज सेकंड ए, थर्ड ए, थर्ड बी, 4B, 4A, 5A, ये मंडलिक वाले दिखा रखे हैं। इनको याद करने के लिए सारणी को, आवर्त सारणी को याद करने के लिए कुछ कोड भी बनाए जा सकते हैं ताकि ये याद करना आसान रहे। जैसे फर्स्ट वर्ग के तत्वों को याद करने के लिए कोड है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम वाला जो वर्ग है, हाई ली ना के रब से फ्रांस में। दूसरे वर्ग के तत्वों को याद रखने के लिए है बे मग का सर बेरा, बे मग का सरबरा। और ये जो आवर्त है, सॉरी ये वर्ग 13वां, इसके तत्वों को याद करने के लिए कोड है ये बोरॉन, एल्युमिनियम, बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक, या फिर बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये 14वें वर्ग के लिए कोड है काली सी गाय सोनी फिर भी, या कहे सीता जी सुनो प्रभु, या कहे शिव जी सुनो प्रभु। 15वें वर्ग के लिए क्या होगा?
ना पाओगे ऐसी सब्जी भैया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ना पाओगे ऐसी सब्जी भैया। 16वें वर्ग के लिए है ओल्ड स्टाइल से टी पो। 17वें के लिए है फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। 18वें या जीरो वर्ग के लिए, जिसमें नोबल गैसेज आती हैं, उत्कृष्ट गैसें आती हैं, अक्रिय गैसें आती हैं, उनके लिए है हीलियम नियॉन वाला वर्ग है हेलिना आरती कर जिंदगी रहेगी। ऐसे ही ये बीच में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके लिए याद करने के लिए कोड होगा 21 से 30 तक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वाली जो लाइन है, शक्ति विक्रोमन फेकोनी कैजन, शक्ति विक्रोमन फेकोनी कजन। 39 से 48 के लिए जो सेकंड डी सीरीज है, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम वाली, इसके लिए कोड होगा यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी आग में कूद जा। ऐसे ही इसके लिए है ले ले हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा। इस प्रकार से हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक ही वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1s1 है, सोडियम का क्या आएगा लास्ट में 3s1 आएगा, लिथियम के लिए 2s1, सोडियम के लिए 3s1, पोटेशियम के लिए 4s1, लास्ट में 5s1, 6s1। ऐसे ही दूसरे वर्ग के तत्व हैं, उनमें सभी में बाह्यतम कोश का विन्यास समान होगा। जैसे बेरिलियम का 2s2, मैग्नीशियम का 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, इस प्रकार से। ऐसे ही आगे के एलिमेंट में भी है। तो ये थी आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घ आवर्त सारणी। उसके बाद है आवर्त सारणी का समुदायों में वर्गीकरण, ब्लॉक्स में डिवाइडेशन। तो आवर्त सारणी को 4 समुदायों में बांटा गया है। एस समुदाय के तत्व या एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस समुदाय के तत्व कहलाते हैं। जो शुरू वाले 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए, तो वो है एस ब्लॉक के तत्व। शुरू के जो 2 खाने हैं, ऊर्ध्वाधर खाने, 2 वर्ग समूह, फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये दोनों वर्ग हैं एस ब्लॉक के, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन, वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। इसमें एस ब्लॉक के समुदाय में, यानी इस समुदाय में निम्न 2 वर्गों के तत्व रखे गए हैं। यह तो है क्षार धातु का वर्ग, और दूसरा है क्षारीय मृदा धातु का वर्ग। तो इस समुदाय में निम्न 2 वर्गों के तत्व रखे गए हैं, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु कौन होते हैं? प्रथम वर्ग या फर्स्ट ए वर्ग के तत्व, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन धातु नहीं है, तो इसलिए प्रथम वर्ग या फर्स्ट ए वर्ग के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उनके ऑक्साइड को यदि जल में घोलकर लिटमस से चेक करेंगे तो लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसका मतलब ये क्षारीय प्रकृति के हैं। और इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होता है, जैसे 1s1, 2s1, 3s1, 4s1। जैसे हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 2s1, लास्ट में 1s2, 2s1। सोडियम का क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, लास्ट में 3s1। पोटेशियम का क्या है? लास्ट में 4s1। रुबिडियम का लास्ट में 5s1, 6s1, 7s1। इस प्रकार से ये क्या, क्षार धातुएं, एल्केलाइन मेटल्स। उसके बाद सेकंड ए वर्ग है क्षारीय मृदा धातुएं। सेकंड ए वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड मृदा के समान होते हैं तथा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है। जैसे 2s2, 3s2, कैल्शियम के लास्ट में 4s2, स्ट्रांसियम के लास्ट में 5s2 आएगा, बेरियम के लास्ट में क्या आएगा? 6s2। इस प्रकार से तो क्षारीय धातु व क्षारीय मृदा धातु में विद्युत धनी होती है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन
त्यागने की प्रकृति होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो ये पहला ग्रुप है क्षार धातुओं का और दूसरा है क्षारीय मृदा धातुओं का। संख्यान के काउंट कर सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 से 12 हो गए। तो एस ब्लॉक में 12 धातु में टोटल एलिमेंट है 13, हाइड्रोजन को काउंट करें तो, क्योंकि ये भी एस ब्लॉक का है। उसके बाद है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के एलिमेंट वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं, प्रवेश करते हैं, पी समुदाय के तत्व कहलाते हैं। इन्हें निरूपक तत्व या मुख्य तत्व कहते हैं। इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2 np126। जैसे बोरॉन का विन्यास है 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आ सकते हैं, लेकिन बचे कितने, 3 ही बचे, तो 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पी कोष में भरे जाते हैं, 2p1, कार्बन में 2p2, सिलिकॉन में 3p2, ऐसे ही आगे के तत्वों में। तो ये जो तत्व हैं यहाँ तक 13 14 15 16 17 18, 13 से लेकर 18वें वर्ग के तत्व हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, निरूपक तत्व, मुख्य तत्व। उसके बाद है डी ब्लॉक के तत्व, ये बीच में दिखा रखे हैं, 21 से लेकर 30, 39 से 48, 57 से 80, 89 से 112। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3D, जैसे 3D1 3D3 3D4 3D10, इस प्रकार से इसमें आएंगे 4D1 4D10 तक, इसमें आएंगे 5D, ये 5D श्रेणी, ये 6D श्रेणी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्या होता है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, डी समुदाय के तत्व कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में प्रवेश न करके, इनमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में प्रवेश न करके उपांत्य कोष में प्रवेश करते हैं, यानी बाहर वाले को छोड़कर उससे अंदर वाले में। अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे 21 to 30, 21 to 30 3D सीरीज है, 4D सीरीज कहाँ से होगी, 39 to 48, ऐसे 5D सीरीज होगी 57 to 80। तो इनके ये 3D सीरीज का एग्जांपल दे रखा है, शक्ति, वी, क्रो, मन, ए, को, नी, कजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ns-1 d 1 to 10, यानी डी कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से 10 तक, और जो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो बाह्यतम कोष वाला, बाह्यतम कोष से एक कम होगी। जैसे यहाँ पर 4s2 आएगा तो यहाँ कितनी आएगी, 3D आएगी, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, 4D 45 इलेक्ट्रॉन उसमें 1 से लेकर 10 तक भरे जाएंगे, 41 42 43, 6 आएगा तो यहाँ 5 आएगा। जैसे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, यहाँ 4 है बाह्यतम कोष का विन्यास, तो डी में कितना आएगा, 3। इलेक्ट्रॉन 26 है इसमें, तो यहाँ तक हो जाएंगे 26 हो जाएंगे टोटल। डी का विन्यास आएगा एक कम ns-1 बाह्यतम कोष से। ये इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये सबसे बाहर वाला कोष जैसे होता है बाह्यतम कोष, यहाँ सारे कोष दिखा रखे हैं, कितने भी कोष हो सकते हैं। उससे अंदर वाला कोष होता है उपांत्य कोष। तो डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष में प्रवेश करते हैं, यानी बाहर वाले को छोड़कर उससे अंदर वाले में, और
इससे भी अंदर कौन सा कोष होता है? उप उपांत्य कोष। इसमें कौन से तत्वों के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उप उपांत्य कोष में। संक्रमण तत्वों में Zn, Cd और Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इनको संक्रमण तत्व मानने में संशय, क्योंकि इनसे पूर्व ही डी कोष पहले ही भर जाता है। इनसे पूर्व ही क्या हो जाता है? डी कोष पूरा भर जाता है। जैसे Zn में क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका विन्यास कितना होता है? ऑर्गेनिक विन्यास 18 यहाँ तक हो गया। 3d10 4s2। इससे पहले होता है कॉपर का 29, तो 29 का विन्यास होता है कॉपर का आर्गन 3d10 4s1। तो 29वें नंबर पर ही क्या हो गया? डी उपकोष पूरा भर गया और डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण डी ब्लॉक तो है, लेकिन संक्रमण तत्व मानने में संशय इनको, क्योंकि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं। और 30 से पहले क्या हो गया? 29 में यानी कॉपर में डी उपकोष पूरा भर चुका है, भरा जा चुका है। इसलिए इसको इसी प्रकार से कैडमियम के लिए और Hg के लिए, तो जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमण तत्व मानने में संशय है, क्योंकि इनसे पूर्व ही डी उपकोष पूरा भर जाता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में संक्रमण नहीं करता। तो चौथा समुदाय है एफ ब्लॉक तत्वों का। एफ ब्लॉक एलिमेंट अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक वाले को संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनको अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है या दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। क्या होता है? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं एफ समुदाय के तत्व कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में प्रवेश न करके उप उपांत्य कोष में प्रवेश करते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में मुख्य भाग में स्थान न देकर अलग से नीचे स्थान दिया गया है। इनमें दो प्रकार के तत्व आते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं। यह आवर्त सारणी के मुख्य भाग से हटाकर यहाँ दिखाया गया है इनको। इसमें दो प्रकार के तत्व आएंगे, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड ये गुणों में लैंथेनम से समानता दर्शाते हैं, इसलिए इनका नाम लैंथेनाइड है, ये लैंथेनम के बाद आते हैं। एक्टिनाइड ये गुणों में एक्टिनियम से समानता दर्शाते हैं, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, 89 के बाद। एक्टिनाइड में यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। एक्टिनाइड ये एक्टिनाइड है, इसमें ये यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद जो तत्व आएंगे ये कहलाएंगे, यूरेनियम से परे जो तत्व आएंगे वो कहलाएंगे परा यूरेनियम तत्व। इस प्रकार आवर्त सारणी में बाईं ओर विद्युत धनी तत्व है, यानी धात्विक तत्व है, धात्विक तत्व है, धातुएं, यानी बाईं ओर धातुएं और दाईं ओर क्या है? विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व अर्थात अधातुएं आती हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन ये होती है उपधातुएं। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन ये है उपधातुएं। इनके नीचे खींची गई टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ीनुमा रेखा धातु व अधातु की सीमा बनाती है। इन तत्वों को उपधातुएं कहा जाता है। इसके इधर तो क्या है? अधातु हैं, और इसके इस साइड में क्या है? धातुएं आती हैं। उसके बाद आती है IUPAC आवर्त सारणी। IUPAC द्वारा किए सुझाव के अनुसार, IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दीर्घ आवर्त सारणी में वर्गों के उपवर्गों में विभाजन को समाप्त कर दिया गया। अब आवर्त सारणी में वर्गों को 118 तक की संख्या में प्रदर्शित किया गया है। तत्वों का नामकरण किस प्रकार से है? IUPAC ने 100 तक के तत्वों का नाम पहले दिए गए नाम के अनुसार ही मान लिया।
पहले जो नाम दिए गए थे उसी उन्हीं को मान लिया। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण के लिए एक नई पद्धति बताई। इसमें तत्वों का प्रतीक या संकेत 3 अक्षरों का होता है। ये प्रतीक 0 से 9 तक की संख्या के प्रथम अक्षर पर आधारित है। इन संख्याओं के नाम ग्रीक तथा लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 101 है, एक के लिए क्या लेते हैं, अन, 0 के लिए नील, फिर एक के लिए क्या है, यूनियम। 101 वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, अन नील यूनियम। 102 के लिए क्या आएगा, एक के लिए तो उसी प्रकार से अन है, 0 के लिए नील है, 2 के लिए बाइयम, अन नील बाइयम, अन नील ट्राइयम, इसी प्रकार से क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम। 100 को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, अन नील नीलियम। 100 तक तो वैसे नाम माने गए हैं। उसके बाद के लिए क्या है, अनिल यूनियम से फिर 107 हो गए यहाँ तक। 108 के लिए अनिल ऑक्टियम। इनके जैसे संकेत भी हैं, प्रतीक भी हैं, UNU, UNB, UNT, UNQ, UNP, UNH, UNS, UNO और अनिल एनियम। 109 के लिए, 110 के लिए अनिल अन नीलियम। 1 आ गया ना यहाँ पर 0 के स्थान पर, तो 1 के लिए क्या है, अन है, तो अन नीलियम, UN। 111 के लिए अनियम। 111 के लिए अनियम कर सकते हैं या यूनियम, एक ही बात है। 112 के लिए बाइयम, सेकंड यू है, यू, कैपिटल यू, स्मॉल यू, स्मॉल यू, यहाँ पर कैपिटल यू, स्मॉल यू, फिर बी, अनियम या अन यूनियम, यहाँ पर अन बाइयम या अन बाइयम, इस प्रकार से। जीरो के लिए क्या फिक्स किया गया, नील। एक के लिए अन, इनके संक्षिप्त रूप है। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, ईन। तो मूल अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है, मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है, जिससे क्रमांक प्राप्त होता है तथा अंत में इयम जोड़ दिया जाता है। इनके नाम सारणी में दिखा रखे हैं 118 तक, इनके नाम और संकेत।